गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम मध्य प्रदेश, सॉरी, इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी हम देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है लेक ऑफ इंडिया। लेक ऑफ इंडिया, भारत की झील। ठीक है, कि भारत में कौन कौन सी झीलें हैं, उनके बारे में बात करें। कौन कौन सी झील है और इनको किस नाम से जानते हैं, मतलब क्यों प्रख्यात है, कौन कौन सी है, क्या क्या कहते हैं इनको। ठीक है, या झील किसे कहते हैं, पहले इन पे हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज ये होती है कि भाई झील है, लेक मतलब झील है ना। झील किसे कहते हैं? यदि आपको बेसिक क्वेश्चन पूछ ले कि भाई झील किसे कहते हैं, तो क्या आप बोलेंगे? आप क्या बतलाएंगे? आप एक शब्द में यदि आपको पूछ लिया जाए कि झील क्या है, तो क्या बतलाएंगे आप? कोई भी बोल के बताइएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं, बड़ा वाला तालाब। हाँ, देखो, झील भी जस्ट लाइक एक तालाब है, तालाब की तरह है। ठीक है, पर तालाब क्या होता है? जिसकी गहराई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित है। तो हर चीज एक निश्चित होता है कि हम तालाब की गहराई को भी नाप सकते हैं, हम उसकी लंबाई चौड़ाई को भी नाप सकते हैं। पर झील के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। झील का एक न तो ही आकार निश्चित होता है, ना ही इसकी लंबाई निश्चित होती है, ना ही इसकी चौड़ाई निश्चित होती है। ठीक है, ये मतलब अनिश्चित लंबाई चौड़ाई या गहराई वाला होता है। इसकी गहराई बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम यदि एक शब्द में ऐसी इससे परिभाषा बताना भी चाहते हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक ऐसी ऐसी यथास्थिति, एक ऐसा ऐसा स्थान जहां पर मतलब कहना चाहिए बहुत अधिक मात्रा में जल राशि जमा होती हो। ठीक है, जिसकी न तो गहराई निश्चित होती हो, ना ही इसकी लंबाई या चौड़ाई निश्चित हो, जहां पर जल लंबे समय तक स्थिर रहता हो। ठीक है, तो एक स्थिर जल की एक स्थलाकृति को हम झील बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थलाकृति जहां पर लंबे समय तक और बहुत अधिक गहराई तक जल स्थिर रहता है। ठीक है, उसको हम झील कहते हैं। ठीक, क्लियर है इतना? तो कभी परिभाषा नहीं पूछता, पर बेसिकली आपको मैं बोल रहा था किसे कहेंगे हम, यदि बतलाना चाहे किसी को कोई ने पूछ लिया तो हम क्या बताएंगे, हम ऐसा बता सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो झील जो होती है, ये कितने प्रकार की होती है? यदि हम देखें तो झील कितने प्रकार की होती है? तो झील देखा जाए तो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है, यदि हम हिंदी में देखें तो कृत्रिम झील, और एक होती है प्राकृतिक झील। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक, ठीक, सॉरी, लेक, और एक होती है नेचुरल लेक। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक मतलब जिसका निर्माण हमने किया है, और नेचुरल मतलब जिसका निर्माण अपने आप हो गया है। ठीक है, अपने आप मतलब कुछ बहुत सारी ऐसी रिएक्शन हमारे मतलब अर्थ पर होते रहती है। तो उस रिएक्शन के कारण बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है, जो उस क्रियाओं के कारण झीलों का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे दो प्रकार की झीलें होती है, एक और एक होती है प्राकृतिक। कृत्रिम झीलें अब किन्हें कहेंगे? जिन्हें मानव द्वारा बनाया गया। पर क्या मानव झील कुछ कभी सुना आपने? मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा। जो झील जो होती है, जितनी भी नदियों पर हम क्या करते हैं? डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं। नदियों पर बनाए गए सभी के सभी जो डैम, जितने भी प्रकार के डैम होते हैं, जितने भी डैम होते हैं, ये सभी के सभी डैम क्या कहलाते हैं? ये सभी के सभी डैम को क्या कहा जाता है? इन्हीं को हम झील कहते हैं, यही लेक कहलाते हैं। ठीक है, नदियों पर बनाए जाने वाले बांध ही आर्टिफिशियल लेक कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्यों? जब भी हम नदियों पर कोई बांध बनाते हैं, देखिएगा, नदियों पर जब भी कोई बांध बनता है, ठीक है, मान लो यहाँ पर हमने डैम बना दी, फिर इधर नदी आगे बढ़ गई। ठीक है, तो ये डैम के कारण यहाँ पर लंबाई तक, काफी लंबाई या बड़े क्षेत्र तक क्या होता है, जल जो होता है जमा हो जाता है।
ठीक है। और अभी हमने बोला था कि भाई ऐसा स्थान जहां पर बहुत अधिक मात्रा में जल राशि हो, जिसकी कोई निश्चितता ना हो, लंबाई चौड़ाई की कोई निश्चितता ना हो, भाई यहाँ पर भी जब ये पानी बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, ठीक है, अब कितना वो अनिश्चित टाइप का ही हो जाता है कि बड़े बहुत दूर तक पानी फैल जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थलाकृति को हम क्या बोल रहे थे, झील बोल रहे थे। तो भाई यहाँ पर भी वही स्थलाकृति बन जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, झील बोलते हैं। और ये ऐसी झील है जिसका निर्माण हम स्वयं कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो लेक होते हैं उसमें सभी प्रकार के जो डैम होते हैं वो सभी डैम आ जाते हैं। तो सभी डैम क्या है, एक प्रकार की लेक है ना, एक आर्टिफिशियल लेक कहलाते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं हम नेचुरल डैम की, कि भाई प्राकृतिक झीलें। तो ये जो प्राकृतिक झीलें हैं इनको भी लगभग 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में डिवाइड है ये, 5 भागों में इनको बांटा गया है। इनको भी पांच, क्योंकि इनका जो निर्माण है, निर्माण के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया कि इनका निर्माण अलग अलग प्रकार से होता है, अलग अलग क्रियाओं के कारण का निर्माण हो जाता है। पृथ्वी पर होने वाली अलग अलग क्रियाओं से इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको अलग अलग 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। क्लियर इतना? ठीक है, अब उन पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, वो 5 टाइप कौन कौन से, 5 कौन कौन से अलग अलग क्रिया जिनके माध्यम से झील बनते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो पहली होती है विवर्तनिक झील। पहली होती है विवर्तनिक झील, टेक्टोनिक लेक कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरी होती है लैगून, या इसी को हम अनूप झील भी बोलते हैं। ठीक है, पहली विवर्तनिक झील जिसको हम टेक्टोनिक झील के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो होती है आपकी वो होती है लैगून झील, जिसे हम अनूप झील के नाम से भी जानते हैं। फिर होती है हिमनद या हिमानी झील, हिमनद या हिमानी झील, इसको हम ग्लेशियर लेक के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, ठीक, विवर्तनिक एक हो गई, दूसरी हो गई आपकी लैगून, तीसरी हो गई आपकी हिमनद या हिमानी झील, चौथी इसके बाद वायु द्वारा निर्मित झील, और पांचवी है आपकी डेल्टाई झील। ठीक है, चौथी है वायु द्वारा निर्मित झील, इसको वायुड़ के भी नाम से जानते हैं, वायुड़ झील भी कहते हैं, मतलब वायु से बनी हुई झील है। ठीक है, और उसके बाद जो अगली होती है पांचवी, उसको बोलते हैं हम डेल्टाई झील। डेल्टाई झील ऐसी देखा जाए तो नेचुरल झीलों के 5 टाइप होते हैं। ठीक है, अब ये इनके निर्माण के आधार पे 5 भागों में बटी हुई है। अब किसको क्या बोलते हैं, यहाँ एक बार नोटिस कीजिएगा। विवर्तनिक झील, विवर्तन, टेक्टोनिक जिसको कहते हैं, टेक्टोनिक। ठीक है, ये जो हमारी अर्थ जो है, ठीक है, ये अर्थ जो है ये विभिन्न टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इसमें विभिन्न स्थलाकृतियां बनी हुई देखने को मिलती है। जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के माउंटेन देखने को मिलते हैं, हिल्स देखने को मिलती है, या फिर विभिन्न प्रकार की जो वेलियां देखने को मिलती है, वेलियां, इन सभी का फॉर्मेशन जो है टेक्टोनिक रिएक्शन के कारण हुआ है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो निर्माण के समय में पृथ्वी एक गोल आकार में हुआ करती थी। ठीक है, पर एक समय के बाद अभी गोल आकार जो था, जो गोला जो था, अंदर का जो गोला था, ये गोला गर्म था, ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद ये ऐसे 2 भागों में टूट गया। फिर धीरे धीरे और ठंडा होते गया, आसपास जो पानी था पानी इसके बीच में आते गया। ठीक है, फिर ऐसा करते करते ये अलग अलग ऐसे विभिन्न 7 भागों में, विभिन्न 7 भागों में ऐसा डिवाइड हो गया। ठीक है, जब 7 भागों में डिवाइड हो गया तो सातों के सातों वर्तमान में महाद्वीप कहलाते। 7 भागों में डिवाइड हुआ, बीच बीच में पानी आते गया। ये पहले सब एक दूसरे के नजदीक थे, सभी के सभी जो द्वीप है कॉन्टिनेंटल जो वर्तमान में सब अलग अलग हो गए, कारण पानी के कारण। और वहीं पर ये इनके अलग होने के पीछे रीजन जो मिलता है वो है टेक्टोनिक रीजन, कि जो सातों के सातों जो ये जो महाद्वीप थे इनको हम एक प्रकार से प्लेट की तरह मानते हैं। ये एक ऐसी प्लेट की तरह व्यवहार करते हैं कि जो किसी पानी पर तैर रही हो। ठीक है, और इन्हीं स्थल खंडों या इन्हीं महाद्वीपों के एक दूसरे की ओर जाने, अब भैया कोई भी प्लेट यदि पानी में रखी जाती है तो उसकी कोई दिशा नहीं होती कि वो किस दिशा में जाएंगी। ठीक है, वो या तो इधर भी जा सकती है, या तो इधर भी जा सकती है, या तो इधर भी जा सकती है, या तो इधर भी जा सकती है। तो ये जो सातों प्लेटें थी इनके साथ भी ऐसी कंडीशन थी।
ठीक है। इन्हीं प्लेटों के या तो एक दूसरे की ओर ये आ गई, जैसे हम देखते हैं ऊपर में, यदि हम वर्ल्ड मैप आपको याद होगा तो अब गौर कीजिएगा, वहां पर यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप जो एक दूसरे के नजदीक है, ठीक है। जबकि आप देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अलग, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे अलग है। तो भाई इनके बीच में भी यही रिएक्शन हुई थी कि ये प्लेटें या तो एक दूसरे की ओर आ गई या तो एक दूसरे से दूर चलेगी, ठीक है। तो जब ओर आई तो एक दूसरे के टकराने के कारण क्या हुआ, जब टकराई तो टकराने के कारण यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मतलब कहना चाहिए फिजियोग्राफी का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें बड़ी बड़ी हिल्स बनी। जैसे हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय का निर्माण भी इसी प्लेक्टोनिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। मतलब यह है कि किन्हीं दो भूखंडों के आपस में टकराने से जो स्थलाकृति बनती है या जो प्रक्रिया टकराने की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्रक्रिया, उसी को हम विवर्तन कहते हैं। किन्हीं भूस्थलों का, भूखंडों का एक दूसरे की ओर आना या एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है, इस प्रोसेस को हम टेक्टोनिक, ठीक है। क्लियर है इतना, आया समझ में? तो भाई इसी अच्छा, झील उल्का पिंड से बनती है ऐसा कुछ, विकास? ऐसा नहीं है, झील उल्का बनती है, हाँ लुनार झील, अभी कहानी बताऊंगा उसकी, लुनार झील की क्या है ना, अभी बताऊंगा। हाँ, वो एक अफवाह, उससे मतभेद जरूर मिलता है, वो अफवाह है, ऐसा हो नहीं सकता, है ना, ऐसी ऐसा माना बस गया, पर वास्तविक तौर पे ऐसा नहीं है कि उल्का पिंड से इसका निर्माण हुआ है। तो विवर्तनिक झीलों में क्या होता है कि दो प्लेटें, प्लेटें मतलब दो भूखंड, या तो एक दूसरे से दूर चले गए या एक दूसरे से पास में आएंगे तो क्या होगा, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ओर आएंगी तो क्या होगा, इससे माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, पर्वत बनेंगे। पर जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, दो प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाएंगी, अब इनके बीच में क्या हुआ, टेंशन आ गया, टेंशन मतलब तनाव आ गया, तनाव आने से यहाँ पर जो बीच में एक बड़ी सी वैली बन गई। अब वैली में यहाँ पर क्या होगा, होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, तो भाई किन्हीं दो प्लेटों के दूर जाने से बीच आग बन जाता है, वहां पर यदि तो उससे जो झील बनी उसको हम क्या बोलते हैं, उससे हम बनी हुई झील को विवर्तनिक झील कहते हैं। दो प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने के कारण जो बीच में टेंशन आया, जो दरार, बड़ी दरार, मोटी दरार आई, बहुत चौड़ी दरार आई, उस दरार में पानी भरने से जिस झील का निर्माण हुआ उसको हम बोलते हैं विवर्तनिक झील। आया समझ में इतना, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, या तो प्लेटें एक दूसरे की ओर आएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी। ओर आई तो माउंटेन बने, दूर गई तो वैली बनी, या फिर इस प्रकार की लेग बनी, विवर्तनिक लेग बनी, ठीक है, टेक्टोनिक लेग बनी। क्लियर है इतना? यहां तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत? क्लियर है पहला वाला? वैसे आगे बढ़ते जाऊंगा मैं। हाँ यस ना सर। बोलो रे, जल्दी जल्दी बोलो। सर हाँ जी, आ गया समझ में? सर ओके, अच्छा बोल दिया करो ना, बोलने में टेंशन लगता है ना वर्षा, टेंशन लगता है बेटा, बोलना चाहिए, है ना। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं, अनूप झील, ठीक है, क्या होती है? तो लैगून झील के बारे में आपने सुना होगा, केरल में लैगून झील देखने को मिलती है, ठीक है। हम ऐसा सुनते हैं कि केरल में निर्माण होता है, कैसे होता है, ठीक है, तो नोटिस कीजिएगा, समुद्र का किनारा है, इधर में पूरा अपार समुद्र है ये इधर, और ये क्या है, किनारा है। समुद्र के किनारों में रेत भारी मात्रा में होती है रेत किनारों में। तो क्या होता है, समुद्र के किनारों में रेत या चट्टानों के कारण क्या होता है, मान लो जैसे किनारा, यहां तक पानी आता है, तो ये इधर मान लो उसके किनारे में यहाँ पर कभी ऐसा बहुत ऊंचा रेत का टीला बन गया, ऐसा ऐसा आकार का टीला बन गया, या फिर चट्टान का टीला बना हुआ है ऐसा। अब क्या होता है, समुद्र में जब लहरें आती है तो बहुत तेजी से लहरों के आने के कारण क्या होता है, पानी बहुत अधिक मात्रा में इस ओर चला जाता है। अब इधर जाएगा तो भाई यहां तक, इधर तो ऊंचा भाग है तो कुछ दूरी तक जाता है, फिर वापस कहाँ आ जाता है, समुद्र में आता है, आता है ऐसा, ठीक है, आता है ना ऐसा। तो क्या होता है, ये जो टीले बने हुए, रेत के टीले या फिर ये जो चट्टानों से जो टीले बने हुए, तो अब पानी गया तो सही, वापस भी आया, पर यहां पर बहुत अधिक मात्रा में जो पानी होता है इसमें, अब टीले के कारण यहाँ पर पानी रुक जाता है, ठीक है।
ठीक है। तो समुद्र के किनारों पर ऐसे बने हुए रेत के टीले या पत्थर से बने हुए टीले के कारण पानी के रुकने से जो झील का निर्माण होता है, उन झीलों को हम क्या बोलते हैं, लैगून झील, या उन्हीं को हम अनूप झील कहते हैं। ठीक है। केरल में इस प्रकार के हम बेम्बिनाथ झील का जिक्र करते हैं कि वहां पर इस प्रकार से जो लैगून झीलों का समूह था, इसको हम बेम्बिनाथ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको कोलेरू भी कहते हैं, वहां पर इसको सॉरी कयाल के नाम से जानते हैं, कोलेरू नहीं, कयाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो समुद्र के किनारों पर रेत के इस प्रकार के टीले बनने के कारण या चट्टानों के टीले बनने के कारण समुद्र की लहरों का जो पानी है वहां जाकर जमा होने से जो झील बनती है उस लैगून झील या में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे। इसके बाद अगला है हिमनद या हिमानी झील। अभी हिमनद किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिएगा। तो हिमनद ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियर कहते हैं। देखिएगा क्या होते हैं ग्लेशियर। तो ये जो हिमनद या हिमानी जो झील है, ये कहाँ देखने को मिलती है? यदि हमारे भारत में हम बात करें तो ये सभी के सभी कहाँ पर? हिमालय क्षेत्र में। कहाँ देखने को मिलेगा? हिमालय में। क्यों हिमालय में? क्योंकि हिमालय में क्या होता है, ठंडी हवाओं के कारण। अब उत्तर से देखा जाए, रूस की ओर से देखा जाए, तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या आती है? ठंडी हवाएं आती है। और ठंडी हवाओं के कारण हिमालय में भारी मात्रा में बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है। और बर्फ के ऐसे लगातार यहाँ पर क्या होती है, बर्फ गिरते जाती है। बर्फ के ऐसे लगातार गिरने से यहाँ पर बर्फ की मोटी चादर का निर्माण होता है। बर्फ की मोटी चादर बन जाती है। कहाँ पर? हिमालयन क्षेत्रों में, हिमालय के विभिन्न रेंज में। टेम्परेचर कम होता है, ठंडी हवाएं आती है, इस कारण से वहां पर भारी मात्रा में बर्फबारी होती है। लगातार बर्फ गिरने के कारण वहां पर एक प्रकार की बर्फ की मोटी मोटी चादरों का निर्माण हो जाता है। और इस मोटी चादर के लगातार बनने से इस मोटी चादर को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम ग्लेशियर कह देते हैं। ये बहुत बड़े आकार के हो सकते हैं। ठीक है, इससे ग्लेशियर का निर्माण होता है। बर्फ के लगातार गिरने के कारण वहां पर ग्लेशियर का निर्माण होता है। अब क्या होता है कि भाई हिमालय कैसा है? माउंटेन एरिया है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक। तो अब ये पर्वतीय क्षेत्र में कहीं बहुत ज्यादा भाई ऐसा चौड़ा भाग नहीं है, तो क्या होता है, ढलान होती है, स्लोप होता है। तो क्या होता है कि ये जो ग्लेशियर होते हैं, ये स्लोप के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, कभी कभी नीचे की ओर आ जाते हैं। अब जब नीचे की ओर आते हैं, मान लो कि स्लोप इस दिशा में है, तो ये ग्लेशियर जब नीचे की ओर आएंगे तो बहुत गहरे तक बहुत तेजी से आते हैं। अब बहुत तेजी से आ गए, मान लो यहाँ पर ये ग्लेशियर आकर के गिर गया। जब ये इतनी भारी मात्रा में, जब ग्लेशियर, इतना बड़ा ग्लेशियर जब यहाँ आकर के गिरेगा, तो क्या करेगा, यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बना देगा। ठीक है। अब गड्ढा बनाएगा, बर्फ है, गड्ढा बनाएगा, जैसे यहाँ आएगा तो वो बर्फ पिघलेंगी, पिघलेंगे से वहां पानी जमा हो जाएगा। इस प्रकार से ग्लेशियरों के, हिमालयन क्षेत्र में ग्लेशियरों के किसी क्षेत्र में लगातार गिरने के कारण वहां पर बनने वाली जो झील होती है, उस झीलों को हम क्या बोलते हैं? हिमानी झील या ग्लेशियर झील कहते हैं, जहां पर ग्लेशियरों के कारण झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, ग्लेशियरों के मूवमेंट के कारण ग्लेशियर सॉरी लेक का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिमानी लेक या ग्लेशियर लेक कहते हैं। क्लियर है इतना? आया समझ में? यस सर। आ गया? ओके, चलिए आगे। इसके बाद चलिएगा अगला देखते हैं। इसके बाद अगला है, अब इसमें भी इनके, यदि इनके मैं आपको एग्जाम्पल बताते जाऊं क्या? एग्जाम्पल बता दूंगा, चलो अभी तो सिर्फ परिभाषा समझ लो, फिर एग्जाम्पल बताते जाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी, सभी के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, किस किस को हम कौन कौन सी लेक बोलते हैं ये भी बता दूंगा आपको। ठीक है। अगला इसके बाद वायु द्वारा निर्मित झीलें। वायु द्वारा निर्मित झीलें, ये जो हिमनद झील जो है, इसमें जो आपको एग्जाम्पल बता दूं, तो जैसे हम जितने भी कहना चाहिए हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में जितनी भी झीलें देखते हैं, खासकर उत्तराखंड में बहुत अधिक झीलें हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, उत्तराखंड में नैनीताल, राक्षस ताल, भीमताल, सात ताल, ये जो विभिन्न प्रकार के जो ताल वहां सुनने में आते हैं, ये सभी के सभी क्या है? ये झीलें हैं। ठीक है, और ये झीलों का निर्माण किनसे हुआ है? इसी प्रकार से ग्लेशियरों के आने के कारण इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला है वायु द्वारा निर्मित झीलें। ठीक है, वायु द्वारा निर्मित झीलें। अब ये जो वायु द्वारा जो झीलें, इनका निर्माण भी कैसे होता होगा और कहाँ पर होता होगा? तो भाई वायु द्वारा जो निर्मित जो झीलें बनेंगी, उनका निर्माण कहाँ हो सकता है? वायु द्वारा यदि झीलें बनेंगी तो उनका निर्माण कहाँ होगा? तो देखिए,
जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब हमारे यहाँ बात करते हैं, हम कहाँ की बात करते हैं, राजस्थान की। जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल में क्या होता है, लगातार जब हवाएं चलती है तो मरुस्थल का जो धरातली भाग जो होता है वो लगातार बदलते रहता है। राजस्थान में जो स्थलीय भाग होता है उसमें लगातार परिवर्तन होता है, क्योंकि राजस्थान में पूरा का पूरा मरुस्थल है। और वहां पर जब हवाएं चलती तो हवाओं के साथ रेत क्या होती है, अपने उसके साथ बहते जाती है। और जब रेत बहते जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि ये हवाएं किसी क्षेत्र में बहुत गहराई तक जब ज्यादा पावर लगा देती है तो उस क्षेत्र में या तो बहुत गहरा भाग बना देती है या किसी क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में रेत जमा कर देती है। तो क्या होता है, इन हवाओं के कारण लगातार जब हवाएं किसी दिशा में बहुत ज्यादा तेजी से ऐसे नीचे की ओर चलती है तो उससे क्या होता है कि उस क्षेत्र की जो रेत है वहां से हट जाती है, दूर हट जाती है। और वो जो क्षेत्र होता है वो गहरा हो जाता है, उसके आसपास ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं। तो ये जो गहरा क्षेत्र बन जाता है, इस गहरे क्षेत्र से यहाँ पर यदि मान लो पानी आ जाता है या पानी यहाँ पर जमा हो जाता है तो इससे जो झीलों का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं वायु निर्मित झीलें, वायुड़ झीलें के नाम से भी जानते हैं। कि हवाओं के चलने से लगातार स्थलाकृतियां बदलते रहती है राजस्थान में, रेगिस्तान में, ठीक है। जब रेगिस्तान में हवाएं लगातार नीचे की ओर दबाव बनाते हुए बहती है तो उससे जो गहरा भाग बनता है, उस गहरे भाग में जब पानी जमा हो जाता है तो उससे जो झील बनती है उस झील को हम क्या बोलते हैं, वायुड़ झील या वायु द्वारा निर्मित झील कह देते हैं। क्लियर है इसका, ठीक है। यह हो गया आपका चौथी नंबर की झील, ठीक है। इसके बाद आते हैं पांचवी झील पर, ठीक है। और पांचवी झील का नाम है डेल्टाई झील, ठीक है। तो डेल्टाई झील के लिए सबसे पहले डेल्टा क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या सभी लोग जानते हैं डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा रे पता है? अभी बताया था बेटा उस दिन, मैंने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाया था उस दिन, बताया था, बोला था, मैं तो भूल अवसादों गया था का अभी। ड्रेनेज सिस्टम, हाँ जी, अवसादों का समुद्र मुहाने के पर किनारे पर जमा, हाँ, समुद्र के मुहाने पर जमा होना, जमा होना। हाँ, समुद्र के किनारे पर जमा होना, है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये जो होते हैं जब नदियां अपने उद्गम स्थल से जब समुद्र की ओर जाती है, ठीक है, मान लो ये समुद्र है, समुद्र की ओर जाती तो क्या होती है कि जब ये निकलती है, मान लो तो कभी भी किसी भी ऊंचे क्षेत्र से निकलती है, मतलब माउंटेन एरिया से निकलती है, यहाँ से निकलती तो ये बहुत अधिक पावर में होती है, यंग स्टेज में होती है। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी मध्यम स्टेज में आती है और फिर बाद में ये क्या होती है, वृहद हो जाती है। कहाँ तक, कहाँ तक, समुद्र के किनारे तक। मतलब यहाँ पर अब इसमें उतनी पावर नहीं होती, इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई कम रहती है, जहां चौड़ाई कम रहती है वहां इसमें फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। जब नदियां समुद्र किनारे में जब इसकी चौड़ाई ज्यादा हो जाती है, फोर्स कम होता है, फ्लो कम होता है, तो क्या होता है, नदियों में जो अवसाद जो आते हैं, मतलब बहुत सारे सेडिमेंट्स इसमें जब आते हैं तो ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं, इस समुद्र के किनारे में क्या हो जाता है, ये सेडिमेंट्स जो होते हैं इतने सारे होते हैं कि नदी में इतनी पावर नहीं होती, इसके फ्लो में इतनी पावर नहीं होती कि इन अवसादों को समुद्र में ढकेल सके। तो क्या करती है नदियां, अपने मुहाने पर इन अवसादों को जमा करते जाती है। और इस प्रकार से इनके मुहाने पर जब ये अवसाद जमा होते हैं तो इन अवसादों के जमा होने से वहां पर डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्या कहलाते हैं, डेल्टा कहलाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, नदियों द्वारा ऐसा डेल्टा मतलब लगातार अवसाद जमा होने से क्या होता है, कभी कभी किस मुहाने पर, देखिए नोटिस कीजिएगा, इस मुहाने पर क्या हो जाता है, कभी कभी लगातार अवसाद जमा होने से इस प्रकार से मुहाना जो होता है, अवसाद जो होता है, इस प्रकार से ऐसा बंद हो जाता है। तो नदी के मुहाने पर ही इस प्रकार से अवसादों के जमा होने से डेल्टा के बनने से क्या हो जाता है कि एक बंद प्रकार की स्थलाकृति बन जाती है और यहाँ बीच में पानी जमा हो जाता है, ठीक है। तो इससे नदियों के मुहाने पर जो झीलों का निर्माण होता है, उन झीलों को हम क्या बोल देते हैं, डेल्टाई झील बोल देते हैं, ठीक है। फिर जब नदियां अपने मुहाने पर क्या कर देती है, डेल्टा का निर्माण करती है, और डेल्टा इस प्रकार से स्थलाकृति में परिवर्तित हो जाता है कि वो आसपास से पूरा की पूरा अवसादों से जमा, मतलब कहना चाहिए एक बड़ा क्षेत्र जो है आसपास से बंद हो जाता है अवसादों के माध्यम से, और बीच में भारी मात्रा में पानी जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो झील बनती है उसको हम डेल्टाई झील बोलते हैं। मतलब डेल्टा क्षेत्रों में बनने वाली झील क्या कहलाती है, डेल्टाई झील कहलाती है। या किसी नदी के मुहाने पर बनने वाली झील को हम क्या बोलते हैं, डेल्टाई झील कहते हैं। किसी नदी के मुहाने पर बनने वाली झीलों को डेल्टाई झील बोलते हैं। इस प्रकार से देखा जाए
तो नेचुरल जो लेक है इनके कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, 5 प्रकार होते हैं। भारत में यदि हम डेल्टा झीलों की चर्चा करते हैं, भारत में यदि हम डेल्टा झीलों की चर्चा करें तो कोलेरू झील जो है एक प्रकार की डेल्टा झील है। कोलेरू झील जो है ये डेल्टाई झील है। क्लियर है इतना? समझ में आ गया इतना? ठीक है। विवर्तनिक झील में देखा जाए तो उलर झील जो है ये विवर्तनिक झील का उदाहरण मानी जाती है। उलर झील, उलर झील विवर्तनिक झील क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये हिमालय क्षेत्र में, और हिमालय क्षेत्र में जो कहना चाहिए विभिन्न जो रेंज बनी है, रेंज बनने के पीछे कहना कहीं टेक्टोनिक रीजन है, टेक्टोनिक जो प्रोसेस है उसके माध्यम से यहाँ पर विभिन्न रेंज बनी हुई हिमालय में, और उसी कारण से यहाँ पर जो झील बनी है वो उलर झील बनी। इसलिए उलर झील को हम टेक्टोनिक लेक के नाम से जानते हैं। लैगून झील आप सभी जानते हैं, ठीक है, मालाबार तट केरल में बनी हुई है, ठीक है। लैगून झील है जिनको बेम्बीनाथ के नाम से भी जानते हैं, जिनको कयाल भी कहा जाता है, ठीक है, जिनको कयाल भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की झीलें होती है। ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब आएंगे हम झीलों के बारे में। अब झीलों की चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी झील कहाँ कहाँ पर है। एक एक झीलों का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, उन पर बात करेंगे कि कौन सी झील कहाँ पर है, कैसी है, ठीक है, और क्या विशेष है उन झीलों में, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चिल्का झील से, फिर मैं बेसिक चीजें इसमें और बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले झील की बात करते हैं चिल्का झील। कहाँ है भाई चिल्का झील? चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। ओडिशा। उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। क्या विशेषता है भाई चिल्का झील की? सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। देखो शब्द पानी की सबसे बड़ी झील कीजिएगा। हाँ भाई, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, ये आपका देखो, ये यहां से लेकर यहां तक दिखा जाए तो ये आपका उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा में यदि हम देखते हैं तो उड़ीसा के बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर में जो है, यहां देखा जाए तो यहां पर चिल्का झील है, ठीक है, चिल्का झील। एक्चुअल में जो चिल्का झील है इसका निर्माण होने के पीछे रीजन है पारादीप का। जो पारादीप जो है, पारादीप मतलब पारा आइलैंड बोल सकते हैं हम इसको, जो उड़ीसा में आता है। ये जो पारादीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार से स्थित है, और इस पारादीप के इस साइड, इधर में बंगाल की खाड़ी होगा, इधर में क्या हो गया, इधर में जो हो गया आपका चिल्का झील हो गई। तो इधर में झील है और इधर में क्या है, बंगाल की खाड़ी। इस कारण से बीच में जो द्वीप बनता है उसको हम पारादीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पारादीप बीच में आ जाता है, बंगाल की खाड़ी और किसके बीच में, चिल्का झील के बीच में, ठीक है। ये जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में, उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील। पहला इसका फैक्ट। फिर आएंगे खारे पानी की सबसे बड़ी झील। सबसे अधिक खारे पानी की नहीं बोलेंगे, सिर्फ खारे पानी की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी तटीय झील, इससे बड़ी तटीय झील भी नहीं है कोई भारत में, ठीक है। ऐसे 3 फैक्ट इसके खास है चिल्का झील के, ठीक है। चिल्का झील के 3 फैक्ट सबसे खास है, पर इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारी कहानी इसमें है। चिल्का झील उड़ीसा के पारादीप में है, मतलब उड़ीसा के बालासोर जिले में, बालासोर जिले में। और यहीं पर क्या है, पारादीप। और पारादीप क्या है आपको मालूम है, बता दिया इससे पहले, पारादीप पढ़ा दिया मैंने। क्या विशेषता है पारादीप की, बताएंगे कोई? इसने यहाँ बताइए आप, पारादीप की क्या विशेषताएं हैं? कोई भी बताइए, पारादीप क्यों चर्चा में रहता है हमेशा? केवल आइलैंड है इसलिए या कुछ और विशेष है उसमें? अरे बताइए। प्रक्षेपण केंद्र। तो लिखा, कुछ लिखा मैंने, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका यहाँ पर क्या, परीक्षण केंद्र है इसका, इसका परीक्षण केंद्र यहाँ पर। मतलब यह है कि डीआरडीओ कोई भी चीजें यदि बनाता है तो उसका परीक्षण कहाँ किया जाता है, पारादीप में किया जाता है, ठीक है। यदि कोई मिसाइल बना रहा है ये,
तो यहाँ पर इसका परीक्षण होगा। कोई युद्धपोत बना रहा है तो परीक्षण होगा, कोई बम बना रहा है तो परीक्षण होगा, कोई विभिन्न चीजें जो भी डीआरडीओ बनाता है उन सबका परीक्षण कहाँ किया जाता है? पारादीप में। तो पारादीप जो है ये डीआरडीओ का परीक्षण केंद्र है। कलाम आइलैंड इसको नहीं बोलते भैया, पारादीप को। पारादीप के बाद एक और आता है, ठीक है, पारादीप के बाद एक आता है न्यूमूर द्वीप, उसको बोला जाता है। हाँ, पारादीप बंदरगाह भी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पारादीप बंदरगाह भी है ना। पर पारादीप में डीआरडीओ का परीक्षण केंद्र सबसे खास बात जो मैंने पिछले बार भी बताया आपको, ठीक है, क्लियर है। उड़ीसा में भैया वाला अगला वाला जो बताया था कलाम आइलैंड 2015 में इसका नाम हुआ था, ठीक है, न्यूमूर द्वीप को कहते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं डीआरडीओ का परीक्षण केंद्र पर। हमको बात करनी है यहाँ पर सबसे पहले कि भाई यार चिल्का झील जो उस पर चर्चा करनी कि क्या है उसमें विशेष, ठीक है। चिल्का झील क्या खासियत है इसकी? तो भाई जहां पर झील है मतलब वहां पर क्या होगा? झील है, झील में पानी होता है मतलब नमी है। नमी जहां होती है वहां पर क्या होती है? बायोडायवर्सिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भारत के प्रमुख बायोडायवर्सिटी जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उन बायोडायवर्सिटी क्षेत्रों में सबसे खास क्षेत्र ये है। अच्छा एक और बड़ी बात बच गई यहाँ पर, थोड़ा सा बोलना भूल गया था मैं। ये जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी तटी भी है और लैगून झील भी है। अब लैगून झील कैसे? जैसे अभी मैंने बताया था कि भाई नदियों के सॉरी समुद्र के किनारे में या तो रेत के ऊंचे टीलों के कारण या फिर पत्थरों के टीलों के कारण किसी झील का निर्माण हुआ है तो उसको हम लैगून झील बोलते हैं। तो ये एक प्रकार के लैगून झील, इसका निर्माण भी ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी लैगून झील भी है, ठीक। फिर मैंने अभी बताया कि भाई यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है? जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी। भारत के प्रमुख बायोडायवर्सिटी जो क्षेत्र होते हैं उनमें से सबसे खास क्षेत्र माना जाता है चिल्का झील को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नमी है। नमी है तो नमी होने से नहीं होता, उसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि 1981 में इसे रामसर आर्द्र भूमि, जो रामसर भूमि जो सूची होती है उसमें से शामिल किया गया। कब शामिल किया गया इसे? 1981 में। 1981 में चिल्का झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया, रामसर वेटलैंड में इसे शामिल किया गया 1981 में, ठीक है। फिर यहां पर क्या है? बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, मतलब यहाँ पर विभिन्न जीव भी रहते हैं। आर्द्र भूमि के लिए भी जाना जाता है इसको, ठीक है। रामसर आर्द्र भूमि सूची में 1981 में से शामिल किया गया, ठीक, क्लियर है इतना। अब भाई यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जीव रहते, तो यदि जीव की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा ऐसा कहा जाता है कि चिल्का झील में पक्षी बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है, इसको बर्ड सेंचुरी बनाया गया। बर्ड सेंचुरी बनाया गया कब? तो 1987 में इसे बर्ड सेंचुरी बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चिल्का झील में लगभग 150 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। कितने? 150 प्रजाति, अलग अलग प्रजाति के 150 प्रजाति के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब 150 प्रजाति के पक्षी पाएंगे तो ऑब्वियसली भाई से बर्ड सेंचुरी घोषित किया जाना चाहिए ना। इसलिए 1987 में इसको क्या कर दिया गया? बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया। किसको? चिल्का झील को, ठीक है। 1987 में ही इसे बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया। यदि देखा जाए तो यहाँ पर यदि मुख्य पक्षियों की बात करें जो सबसे खास है यहाँ पर, या कहीं ना कहीं लोगों को लुभाते हैं, यहाँ पर विभिन्न जो कहना चाहिए टूरिस्ट यदि आते हैं तो यहाँ पर मुख्य तौर पे किंग फिशर को देखने आते हैं। किंग फिशर यहाँ पर ग्रेटर फ्लेमिंगो, लेजर फ्लेमिंगो, हेरन, ऐसे बड़े ये जो पक्षी है ये यहाँ के प्रमुख पक्षी है जिनको देखने के लिए बहुत अधिक मात्रा में टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी चिल्का झील, ठीक। सबसे पहली बात कहाँ है? तो उड़ीसा के बालासोर में। भारत की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तटीय झील, सबसे बड़ी लैगून झील, ठीक है। बायोडायवर्सिटी की जानी जाती है। 1981 में रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया और 1987 में इसे बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया। 150 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना।
ये खास बात। और एक बड़ी बात बता दूं आपको, ये जो चिल्का झील जो है ना, ये जो चिल्का झील जो है, ये चिल्का झील के आसपास वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर बहुत अधिक मात्रा में टर्टल भी पाए जाते हैं। टर्टल मतलब कछुए, ठीक है। ओवेल रिडले नामक आपने टर्टल का नाम सुना होगा, ठीक है। ये बहुत अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। ओवेल रिडले नामक टर्टल बहुत अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है, ये समुद्री कछुओं के लिए जाना जाता है। यहाँ कछुए बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको बता दूं, ये जो चिल्का झील है, इस चिल्का झील के आसपास छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे आइलैंड है इसमें। तो चिल्का झील है, यहीं पर इसी के क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड भी आते हैं। अब कौन कौन से आइलैंड है जो बहुत अधिक चर्चा में रहते हैं, या यहाँ पर जो टूरिस्ट है इन द्वीपों में जाते हैं घूमने के लिए, यदि उनकी चर्चा करें तो कौन कौन से उनके नाम सुना देता हूँ आपको मैं। तो चिल्का झील के अंतर्गत बहुत सारे द्वीप आते हैं, जैसे कि नालाबाना द्वीप, नालाबाना द्वीप, ठीक है, इसका जो सबसे प्रमुख द्वीप माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर कालीजई, ये भी एक द्वीप है। एक है ब्रेकफास्ट द्वीप, ये भी यहाँ पाया जाता है। एक हनीमून द्वीप यहीं पर है। एक राजहंस द्वीप, एक सोमुलू द्वीप, ऐसे विभिन्न प्रमुख द्वीप इसी चिल्का झील के अंतर्गत आते हैं। तो चिल्का झील के द्वीप में सबसे खास है नालाबाना द्वीप, सबसे खास द्वीप है चिल्का झील का, ठीक है। ठीक, हनीमून, ब्रेकफास्ट, कालीजई, ये और अन्य द्वीप यहाँ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये था आपका चिल्का झील, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? मेरे ख्याल से नहीं होगी, है क्या रे? बोल दो। सर और